जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीदन बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। देखो, मैं आज आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। आप कोई भी एग्जाम देने के लिए जाओगे तो आपको हर एग्जाम में किसी ना किसी युद्ध से क्वेश्चन पूछता है कि युद्ध किसके बीच में हुआ था और कब हुआ था। तो इतिहास के जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध है हम आज इस क्लास में कंप्लीट कर देंगे। और आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे तो उस एग्जाम में ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी यदि आप इस क्लास को पूरी देखेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो देखो, आज पहला क्वेश्चन आपके सामने, नहीं पहला जो युद्ध है वो क्या है? झेलम का युद्ध। तो झेलम का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो झेलम का युद्ध हुआ 326 ईसा पूर्व में। और 326 ईसा पूर्व में युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो भाई झेलम का युद्ध हुआ था यूनानी सेना के राजा अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में। और विजयी कौन है इस युद्ध में? विजयी बेशक अलेक्जेंडर रहा, लेकिन यूनानी सेना के हौसलों को परास्त कर दिया पोरस की सेना के द्वारा। अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में। अलेक्जेंडर, जिसे भारत की सरजमी पर सिकंदर के नाम से जानते हैं, तो अलेक्जेंडर को किस नाम से जाना गया? भारत की सरजमी पर सिकंदर के नाम से जाना गया। और युद्ध में विजयी कौन रहा? तो इस युद्ध में विजयी सिकंदर रहा था। लेकिन इस युद्ध में विजयी होने के बाद भी अलेक्जेंडर को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि यूनानी सेना के हौसले परास्त कर दिए पोरस की सेना के द्वारा। अब यूनानी सेना इस बात को समझ गई कि अगर अब हमने हिंदुस्तान में आगे और लड़ाई लड़ी तो हमारी पराजय निश्चित है। तो पोरस की सेना के द्वारा यूनानी सेना के हौसले परास्त कर दिए गए। इसलिए यूनानी सेना भारत की एक नदी से वापस लौट के चली गई। अलेक्जेंडर अपनी सेना के साथ किस नदी से वापस लौट के चला गया? तो व्यास नदी से वापस लौट के चला गया। और यदि उसने व्यास नदी को पार किया होता तो वो किस में प्रवेश करता? तो मगध जनपद में प्रवेश करता और मगध जनपद के साथ उसका युद्ध होता। और इस समय मगध पर किस वंश का शासन था? तो मगध पर इस समय नंद वंश का शासन था। तो नंद वंश इस समय मगध पर शासन करता था। तब अलेक्जेंडर के द्वारा भारत की सरजमी पर आक्रमण किया गया। तो झेलम का युद्ध किसके बीच में हुआ? अलेक्जेंडर पोरस के बीच में। अलेक्जेंडर को भारत की सरजमी सिकंदर के नाम से जानते, विजय सिकंदर रहा। और अगर वो व्यास नदी को पार करता तो किस जनपद के साथ उसका युद्ध होता? मगध जनपद के साथ उसका युद्ध होता। किस नदी से सिकंदर की सेना वापस लौट के चली गई? तो व्यास नदी से उसकी सेना वापस लौट के चली गई। उसके बाद देखते हैं कलिंग का युद्ध। देखो, कलिंग का युद्ध एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ और ये युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में। इस युद्ध को जीतने के बाद अशोक ने शस्त्र की नीति का त्याग कर दिया। और कलिंग का युद्ध किसके बीच में था? तो भाई किसके बीच में हुआ? भाई मगध के राजा अशोक और कलिंग के राजा खारवेल के बीच में। भाई कलिंग का राजा कौन था? खारवेल था। और कलिंग के युद्ध में अशोक ने किसकी सेना को पराजित किया था? खारवेल की सेना को पराजित किया था। लेकिन इस युद्ध को जीतने के बाद अशोक ने शस्त्रों का त्याग कर दिया। उसने निशस्त्र नीति का पालन किया और यह बौद्ध धर्म अनुयायी हो गया। तो कलिंग का युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में, मगध के राजा अशोक और कलिंग के राजा खारवेल के बीच में। और विजयी कौन रहा? तो भाई विजयी रहा अशोक इस युद्ध में। और विजयी होने के बाद अशोक ने निशस्त्र नीति का पालन किया और शस्त्र की नीति को त्याग दिया। और इसके द्वारा बौद्ध धर्म की धर्म नीति को अपनाया गया। उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया अशोक ने कलिंग युद्ध को जीतने के बाद, क्योंकि हृदय परिवर्तन हो गया इस युद्ध के बाद। तो भाई कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में अशोक और किसके बीच? खारवेल के बीच में। और अशोक किस वंश का शासक था? भाई सबको पता है, मौर्य वंश का था। किस वंश का? मौर्य वंश का शासक था अशोक। और मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। चलो अगला देखते हैं। भाई आपसे पूछे त्रायन के प्रथम युद्ध। देखो, त्रायन के 3 युद्ध हुए। त्रायन का प्रथम, त्रायन का द्वितीय, त्रायन का तृतीय युद्ध। तो त्रायन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? भाई 1191 में त्रायन का प्रथम युद्ध हुआ। और त्रायन का प्रथम युद्ध किसके बीच में था? पृथ्वीराज चौहान। भाई पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। और इस युद्ध में विजयी कौन रहा? तो भाई इस युद्ध में विजयी रहा चौहान। चौहान की सेना के द्वारा गौरी की सेना को बुरी तरह से पराजित किया गया और गौरी को जान बचाकर त्रायन के प्रथम युद्ध से भागना पड़ा। तो इस युद्ध से अपनी जान बचाकर वो वापस गौर लौट के चला गया। तो विजय कौन था भाई त्रायन के प्रथम युद्ध में? तो त्रायन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजय रहे और इनके द्वारा मोहम्मद गौरी की सेना को पराजित किया गया त्रायन के प्रथम युद्ध में। फिर हुआ त्रायन का द्वितीय युद्ध। और त्रायन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 में। और त्रायन की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच ही हुई। लेकिन इस लड़ाई में विजयी कौन हुआ? तो इस लड़ाई में विजयी हुआ मोहम्मद गौरी। और इस युद्ध में पराजय किसको देखनी पड़ी? तो इस युद्ध में पराजय देखनी पड़ी पृथ्वीराज चौहान को। तो विजयी कौन हुआ? तो विजयी मोहम्मद गौरी हुआ। मोहम्मद गौरी ने चौहान की सेना को पराजित कर दिया त्रायन के द्वितीय युद्ध में, क्योंकि इस समय मोहम्मद गौरी को भारत के राजाओं के द्वारा समर्थन दिया गया और कन्नौज के राजा जयचंद के द्वारा सबसे अधिक समर्थन दिया गया त्रायन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के लिए। तो भाई पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में त्रायन का द्वितीय युद्ध हुआ था। लेकिन इसके दरबारी कवि से क्वेश्चन पूछता तो ध्यान रखना है कि चंद्र बरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो चंद्र बरदाई दरबारी कवि थे पृथ्वीराज चौहान के, चंद्र बरदाई। और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी पृथ्वीराज रासो।
पृथ्वीराज रासो पुस्तक को चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया, जिसे हिंदी में लिखी गई पहली पुस्तक माना जाता है। और पृथ्वीराज रासो पुस्तक किसके जीवन से संबंधित थी? पृथ्वीराज चौहान के जीवन से संबंधित। और पृथ्वीराज रासो पुस्तक में पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के प्रेम प्रसंग के बारे में लिखा गया है। तो चंद्र बरदाई किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के ही दरबारी कवि थे, उनके द्वारा ही पृथ्वीराज रासो पुस्तक को लिखा गया था। त्रायन का द्वितीय युद्ध, त्रायन का तीसरा युद्ध। देखो, त्रायन का तीसरा युद्ध 1215 में हुआ और त्रायन का तीसरा युद्ध दिल्ली सल्तनत और गौर के बीच में हुआ, यानी गौर सल्तनत के बीच में हुआ। और इस समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। भाई इल्तुतमिश के द्वारा गौर के शासक यानी गजनी के शासक किसको पराजित किया गया? तजुद्दीन यल्दौज। तजुद्दीन यल्दौज को पराजित किया गया और इसे त्रायन के तीसरे युद्ध के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे पूछे त्रायन का तीसरा युद्ध किसे कहा जाता है, तो भाई इल्तुतमिश के द्वारा गजनी के शासक तजुद्दीन यल्दौज को पराजित करना, उसे त्रायन का तृतीय युद्ध कहा जाता है, जो 1215 में हुआ। और भाई दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसको बोलते हैं? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। तो त्रायन के तीन युद्ध, 1191 में प्रथम जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, विजयी पहले में चौहान नहीं। त्रायन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में। और दूसरे युद्ध में विजयी कौन रहा? दूसरे युद्ध में विजयी गौरी रहा। दरबारी यानी चंद्र बरदाई किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज रासो पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? चंद्र बरदाई के द्वारा लिखी गई। किससे संबंधित है? पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के प्रेम प्रसंग से संबंधित है पृथ्वीराज रासो पुस्तक। ठीक है। त्रायन का तृतीय 1215 में हुआ और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा गजनी के शासक तजुद्दीन यल्दौज को पराजित किया गया और उसके बाद सल्तनत और गजनी के बीच में ताल्लुकात संबंध टूट गए। भाई चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194 में। और चंदावर का युद्ध किसके बीच में था? तो भाई मोहम्मद गौरी और किसके बीच में हुआ? जयचंद के बीच में हुआ। मोहम्मद गौरी और जयचंद। और जयचंद कहां का शासक था? भाई कन्नौज का शासक था। और किस वंश का था? तो राठौर वंश का शासक था। और जयचंद ने ही पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के लिए किसका समर्थन किया था? मोहम्मद गौरी का समर्थन किया था। लेकिन चंदावर के युद्ध में 1194 में मोहम्मद गौरी की सेना के द्वारा किसकी सेना को पराजित कर दिया गया? जयचंद की सेना को पराजित कर दिया गया। तो भाई जयचंद को चंदावर के युद्ध में किसने पराजित किया? मोहम्मद गौरी की सेना के द्वारा पराजित किया गया। जयचंद कहां का शासक था? कन्नौज का शासक था। इसकी ही पुत्री थी संयोगिता। और संयोगिता किससे प्रेम करती थी? तो भाई संयोगिता प्रेम करती थी पृथ्वीराज चौहान से, जो उस समय भारत का सर्वश्रेष्ठ धनोदर और उत्तर भारत का उस समय का सबसे ताकतवर शासक था पृथ्वीराज चौहान, उससे प्रेम करती थी संयोगिता। भाई खतौली का युद्ध कब हुआ? तो खतौली का युद्ध होता है 1517 में। कब होता है खतौली का युद्ध? 1517 में। और खतौली का युद्ध किसके बीच में था? राणा सांगा और किसके बीच में हुआ? इब्राहिम लोदी के बीच में। और इब्राहिम लोदी इस समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। तो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था इस समय? इब्राहिम लोदी, जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। तो भाई इब्राहिम लोदी को किसके द्वारा पराजित किया गया था? राणा सांगा के द्वारा खतौली के युद्ध में पराजित किया गया था। लेकिन खतौली के युद्ध में लड़ते समय राणा सांगा को अपना एक हाथ और पांव गंवाना पड़ा। यही कारण हुआ कि राणा सांगा के द्वारा बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण लिखा गया था। दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करने के लिए राणा सांगा के द्वारा भी बाबर को निमंत्रण लिखा गया था। तो भाई खतौली का 1517 राणा सांगा इब्राहिम लोदी के बीच। और विजयी कौन हुआ भाई इस युद्ध में? विजयी कौन हुआ? तो विजयी हुआ राणा सांगा। तो विजयी राणा सांगा खतौली के युद्ध में। और चंदावर के युद्ध को किसने जीता? तो चंदावर के युद्ध में विजयी कौन रहा? मोहम्मद गौरी चंदावर के युद्ध में विजयी रहे थे, विजय रहा। चलो भाई पानीपत का प्रथम युद्ध। तो भाई पानीपत के 3 युद्ध हुए और तीनों ही निर्णायक युद्ध थे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। और किसके बीच में था भाई? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में कौन सा युद्ध हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध। और बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके किस वंश की स्थापना की? तो बाबर के द्वारा किस वंश की स्थापना की गई? मुगल वंश। तो भाई मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? बाबर के द्वारा। और मुगल वंश ने कब तक भारत पर शासन किया? तो भाई 1526 से लेकर 1857 तक भारत पर मुगलों के द्वारा शासन किया गया। 331 साल तक भारत पर मुगल वंश के द्वारा शासन किया गया। और 1526 में मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा की गई और सल्तनत का अंत किया गया। और सल्तनत के शासक किसको पराजित किया? इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित किया गया बाबर के द्वारा। और सल्तनत का अंत हो गया, भारत पर मुगल वंश की स्थापना की गई। पानीपत का द्वितीय युद्ध ये कब हुआ? 1556 में। और पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच में था? अकबर और हेमू के बीच में। किसके बीच? हेमू। और हेमू को कौन सी उपाधि दी गई? विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। तो हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि से जानते हैं।
क्योंकि हेमू के द्वारा 22 लड़ाइयां लड़ी गई और 22 की 22 लड़ाइयों में हेमू विजयी रहा, इसलिए हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि से सम्मानित किया गया। और इस युद्ध में विजयी कौन रहा? तो भाई इस युद्ध में विजयी रहा अकबर, पानीपत के द्वितीय युद्ध में। तो द्वितीय युद्ध में कौन विजयी रहा? अकबर। और पराजित कौन हुआ? हेमू पराजित हुआ। और इस समय हेमू किसका प्रधानमंत्री था? तो चुनार के राजा, चुनार का राजा आदिल शाह का प्रधानमंत्री था हेमू। तो चुनार के राजा आदिल शाह का प्रधानमंत्री कौन था? हेमू था, जिसके द्वारा अक्टूबर 1556 में दिल्ली पर कब्जा किया गया और नवंबर 1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू को पराजित होना पड़ा अकबर की सेना से। भाई पानीपत का तीसरा युद्ध ये कब होता है? 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। और किसके बीच में हुआ? अफगानी शासक, भाई अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली, अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली। और किनके बीच में? मराठाओं के बीच में। और भाई इस युद्ध में विजयी कौन रहा? तो इस युद्ध में विजयी रहा अहमद शाह अब्दाली। पानीपत के तीसरे युद्ध में कौन विजयी रहा? अब्दाली पानीपत के तीसरे युद्ध में विजयी रहा। और पराजित किनको होना पड़ा? मराठाओं को पराजित होना पड़ा। इस समय मराठा सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिव भाव के द्वारा किया गया था, सदाशिव भाव। और पेशवा का बेटा विश्वास राव, इन दोनों के द्वारा मराठा सेना का नेतृत्व किया गया था पानीपत के तीसरे युद्ध में। लेकिन आपसे पूछे पानीपत के तीसरे युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? तो भाई मराठा पेशवा थे बालाजी बाजीराव, मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव पानीपत के तीसरे युद्ध के समय मराठा पेशवा था। तब इसे इस बात का समाचार मिला कि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा पराजित हो गए, तो दिल का दौरा पड़ने की वजह से किसकी डेथ हो गई? बालाजी बाजीराव की डेथ हो गई। तो वही पानीपत का तीसरा 1761 अहमद शाह अब्दाली मराठाओं के बीच में विजयी अहमद शाह अब्दाली रहा। मराठाओं की इस युद्ध में हार हुई। मराठाओं का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? सदाशिव भाव और विश्वास राव के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया पानीपत के तीसरे युद्ध का। और इस समय मराठा पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव इस समय मराठा पेशवा थे पानीपत के तीसरे युद्ध के समय। भाई खानवा का युद्ध कब हुआ? तो खानवा का युद्ध कब होता है? 1526 में खानवा का युद्ध हुआ। और खानवा के युद्ध किसके बीच में था? बाबर और किसके बीच में हुआ? राणा सांगा के बीच में हुआ। बाबर और राणा सांगा के बीच में कौन सा युद्ध हुआ? खानवा का युद्ध हुआ। और विजय इस युद्ध में कौन हुआ? तो भाई विजयी हुआ बाबर। बाबर खानवा के युद्ध में विजयी रहा। चंदेरी का युद्ध तो भाई 1527 में, सॉरी ये 1527 है खानवा का युद्ध। 1528 में चंदेरी का युद्ध किसके बीच में था? तो भाई बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ। मेदिनी राय, बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ। और इस युद्ध में विजयी कौन है? बाबर। और किसकी सेना को पराजित होना पड़ा? मेदिनी राय की सेना पराजित हुई। लेकिन खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर के द्वारा एक उपाधि धारण की गई थी, गाजी की उपाधि। क्योंकि बाबर ने किस युद्ध को जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की? तो भाई उसने खानवा के युद्ध को जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। तो एक मत ऐसा मुगल बादशाह जिसके द्वारा गाजी की उपाधि धारण की गई वो बाबर था। और खानवा के युद्ध 1527 में उस युद्ध को जीतने के बाद उसके द्वारा गाजी की उपाधि धारण की गई। और चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 में बाबर मेदिनी राय के बीच में हुआ। और विजय इस युद्ध में कौन रहा? बाबर इस युद्ध में विजयी रहा। भाई घाघरा का युद्ध, तो घाघरा का युद्ध कब होता है? तो घाघरा का युद्ध होता है 1529 में। और ये युद्ध भी किसके बीच था? बाबर और किसके बीच में हुआ? महमूद लोदी के बीच में। और विजयी कौन रहा? बाबर। बाबर के द्वारा भारत में 4 युद्ध किए गए और चारों के चारों युद्धों में कौन विजयी रहा? बाबर चारों के चारों युद्धों में विजयी रहा। तो महमूद लोदी की सेना को 1529 में घाघरा के युद्ध में बाबर के द्वारा पराजित किया गया। चौसा का युद्ध, देखो चौसा की लड़ाई 1539 में हुई। और ये चौसा की लड़ाई किसके बीच में थी? शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी और मुगल बादशाह हुमायूं के बीच में चौसा की लड़ाई हुई। और इस लड़ाई में विजयी कौन रहा? तो चौसा के युद्ध में विजयी कौन रहा? शेर शाह सूरी विजयी रहा। और मुगल बादशाह हुमायूं की सेना को पराजित होना पड़ा चौसा के युद्ध में। इसके बाद उसने कौन से लड़ा? कन्नौज का युद्ध। और ये कब हुआ? 1540 में। कन्नौज का युद्ध किसके बीच था? भाई शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी किसके बीच हुआ? हुमायूं के बीच हुआ। और इस युद्ध में विजयी कौन रहा? तो भाई इस युद्ध में भी विजयी कौन रहा? तो इस युद्ध में भी शेर शाह सूरी ही विजयी रहा। और इसने हुमायूं को भारत से अपदस्थ कर दिया। तो हुमायूं को जो 15 साल घुमक्कड़ वाला जीवन जीना पड़ा वो किस व्यक्ति की वजह से? तो भाई शेर शाह सूरी की वजह से। अगर आप योग्यवान नहीं है, अगर आपके अंदर योग्यता नहीं है, तो आपको कितना बड़ा भी साम्राज्य क्यों ना सुप्रद कर दिया जाए, आप उस साम्राज्य को नष्ट ही कर देंगे। यदि आप योग्यवान हैं, चाहे आपको कितना भी छोटा साम्राज्य क्यों ना दिया गया हो, चाहे आपको कुछ भी क्यों ना दिया गया हो विरासत में, आप फिर भी अपना एक साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। इस बात का उदाहरण शेर शाह सूरी है।
इसके पास कुछ नहीं था, लेकिन खुद के दम पर खुद का एक साम्राज्य खड़ा किया और खुद के दम पर एक राजा बना। लेकिन हुमायूं के पास सब कुछ था, उसके पिता के द्वारा विरासत में दिया गया, उसके पास एक विशाल साम्राज्य था, लेकिन उसने पूरे साम्राज्य को खो दिया, क्योंकि शेर शाह सूरी एक योग्यवान व्यक्ति था और हुमायूं उसके सामने योग्यता में कहीं नहीं टिकता था। और चौसा के युद्ध के बाद दिल्ली पर किसका नियंत्रण हुआ? शेर शाह सूरी का नियंत्रण हुआ। और दिल्ली पर 1540 से लेकर 1545 तक 5 साल तक शेर शाह सूरी के द्वारा शासन किया गया। और कालिंजर अभियान के समय इसकी मृत्यु हो गई। कालिंजर अभियान, तो कालिंजर अभियान 1545 के समय पर किसकी मृत्यु हुई? शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई। और मकबरा कहां पर है शेर शाह सूरी का, अगर आपसे पूछे तो मकबरा है सासाराम। तो सासाराम बिहार में शेर शाह सूरी का मकबरा है, सासाराम बिहार। भाई सरहिंद का युद्ध 1555, सरहिंद का 1555 में सिकंदर शाह सूर के बीच हुआ। सिकंदर शाह सूर और किसके बीच में था? बैरम खां के बीच में। और इस युद्ध में विजयी कौन रहा? बैरम खां इस युद्ध में विजयी रहा। और 1540 में हुमायूं भारत से अपदस्थ हुआ और 1555 में हुमायूं वापस भारत लौट कर आया और 1555 में वो दोबारा मुगल बादशाह बना। और इस समय सिकंदर शाह सूर को किसके द्वारा पराजित कर दिया गया? बैरम खां के द्वारा पराजित कर दिया गया। और 1555 में हुमायूं वापस लौट कर आया भारत। भाई हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 में। किसके बीच में? महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। और इस युद्ध में विजयी कौन रहा? तो भाई इस युद्ध में विजयी रहा अकबर। कहते कि राणा कभी हारे नहीं और अकबर कभी जीता नहीं। लेकिन इस युद्ध का नेतृत्व अकबर की तरफ से, जो अकबर की सेना ने किया था, तो अकबर की तरफ से जो सेनापति थे उनमें कौन था? भाई आसफ खां, जिसके द्वारा हल्दी घाटी के युद्ध का नेतृत्व किया गया, और मानसिंह। तो पानीपत हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की तरफ से जो सेना का नेतृत्व किया गया वो आसफ खां और मानसिंह के द्वारा किया गया था महाराणा प्रताप के खिलाफ 1576 में। तो हल्दी घाटी को 1576 में महाराणा प्रताप और किसके बीच हुआ? तो भाई अकबर के बीच हुआ। और विजयी कौन हुआ? अकबर इस युद्ध में विजयी रहा। कहते हैं राणा कभी हारे नहीं और अकबर कभी जीता नहीं। चलो भाई धर्मत का युद्ध, धर्मत का युद्ध कब होता है? 1658 में। और धर्मत की लड़ाई किसको लेकर थी? उत्तराधिकारी लड़ाई थी, औरंगजेब के बीच में और किसके बीच में? दारा शिकोह के बीच में। औरंगजेब, धर्मत का युद्ध और किसके बीच में था? तो भाई दारा शिकोह। तो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में ये उत्तराधिकारी युद्ध था। क्या था? उत्तराधिकारी युद्ध। क्योंकि औरंगजेब किसका बेटा था? शाहजहां का बेटा था। और शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र कौन था? दारा शिकोह सबसे बड़ा पुत्र था। और इसे लघु अकबर के नाम से जानते हैं। तो लघु अकबर के नाम से किसको जाना जाता है? तो लघु अकबर के नाम से दारा शिकोह को जानते हैं। और उत्तराधिकारी युद्ध में विजयी कौन रहा? औरंगजेब उत्तराधिकारी युद्ध में विजयी रहा। और शाहजहां के बाद अगला मुगल बादशाह औरंगजेब हुआ। तो औरंगजेब अगला मुगल बादशाह बना, जो 1658 से लेकर 1707 तक मुगल बादशाह रहा। तो भाई इस धर्मत के युद्ध के जो धर्मत की लड़ाई थी वो एक उत्तराधिकारी युद्ध था। और जो किसके बीच में था? औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में था। और धर्मत के उत्तराधिकारी युद्ध में विजयी कौन रहा? औरंगजेब। भाई करनाल का युद्ध ये कब हुआ? 1739 में करनाल का युद्ध हुआ। और करनाल का युद्ध किसके बीच में था? तो भाई करनाल का युद्ध हुआ था सादत अली खां, सादत अली खां और नादिर शाह के बीच। तो भाई नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर हमला किया। नादिर शाह, और नादिर शाह कहां का रहने वाला था? ईरान का राजा था। नादिर शाह 1739 में करनाल के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व सादत अली खां के द्वारा किया गया। इस समय मुगल बादशाह कौन था? तो भाई मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह प्रथम। मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह प्रथम। और उसने अपनी तरफ से मुगल सेना का नेतृत्व करके किसको भेजा था? सादत अली खां को भेजा था। और भाई ये 1739 में भारत से 50 करोड़ की धनराशि लूट कर लेके गया था। सॉरी 70 करोड़ लेके गया था भाई, 70 करोड़, 70 करोड़ की धनराशि लेके गया था 1739 में भारत से। और भाई ये व्यक्ति मयूर सिंहासन और तख्ते ताउस लेके गया था, यानी मयूर सिंहासन। और मयूर सिंहासन में क्या लगा हुआ था? कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। तो कोहिनूर हीरा भारत से कौन लेके गया था? तो कोहिनूर हीरा भारत से ईरान का राजा नादिर शाह लेके गया था। भाई इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तो ईरान का नेपोलियन किसको बोलते हैं? नादिर शाह को कहा जाता है। भाई प्लासी का युद्ध 1757, प्लासी का युद्ध हुआ। और ये अंग्रेजों की भारत में पहली जीत थी, प्लासी का युद्ध, जहां से उन्होंने बंगाल पर अपना नियंत्रण करना शुरू किया। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में लड़ाई अंग्रेजों के बीच में हुई और बंगाल के नवाब के बीच में। और बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला।
तो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई, और इस युद्ध में विजयी कौन रहा? रॉबर्ट क्लाइव रहा। रॉबर्ट क्लाइव इसलिए विजयी रहा क्योंकि नवाब के सेनापति के द्वारा नवाब के साथ गद्दारी कर दी गई, और वो सेनापति था मीर जाफर। तो उसके सेनापति मीर जाफर के द्वारा गद्दारी करने पर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में पराजित होना पड़ा, और इस युद्ध में विजयी कौन रहा? रॉबर्ट क्लाइव इस युद्ध में विजयी रहा। बक्सर का देखो, एक निर्णायक लड़ाई थी। बक्सर युद्ध को जीतने के बाद अंग्रेजों के द्वारा पूरे बंगाल पर अपना नियंत्रण कर लिया गया 24 अक्टूबर 1764। तो 24 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई हुई, और इसमें 3 ताकतों को पराजित किया गया अंग्रेजों के द्वारा। वही बंगाल का नवाब मीर कासिम, बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, जिसने बंगाल के अब्दस नवाब मीर कासिम का साथ दिया। मुगल बादशाह शाह आलम दुत्ते, यानी बक्सर के युद्ध को लड़ने वाला मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम दुत्ते। वो मुगल बादशाह था जिसने बक्सर की लड़ाई को लड़ा। अंग्रेजी अधिकारी भाई जिसके द्वारा इस संगठन को पराजित किया गया, हेक्टर मुंडो। कौन था? हेक्टर मुंडो। तो हेक्टर मुंडो वो अंग्रेजी अधिकारी था जिसके द्वारा बक्सर के युद्ध में इन 3 शासकों के संगठन को पराजित किया गया, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम दुत्ते। देख, इसके बाद बक्सर के युद्ध को जीतने के बाद एक क्वेश्चन आता है, इलाहाबाद संधि कब हुई? तो ध्यान रखना, इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, और इलाहाबाद की संधि को करने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था, जिसने इलाहाबाद की संधि की थी। रॉबर्ट क्लाइव। तो भाई इलाहाबाद संधि करने वाला अंग्रेजी अधिकारी कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था, जिसके द्वारा इलाहाबाद की संधि की गई। और भाई संधि के आधार पर अंग्रेजों का पेंशन भोगी बनने वाला पहला मुगल बादशाह कौन बना? शाह आलम दुत्ते पहला मुगल बादशाह बना जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी हुआ, और इसे 26 लाख रुपए पेंशन देने की बात की गई। 26 लाख रुपए पेंशन की बात की गई। 26 लाख रुपए पेंशन की बात की गई मुगल बादशाह शाह आलम दुत्ते, कि भाई सालाना तुझे हम 26 लाख रुपए पेंशन देंगे, बदले में इसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी के अधिकार ले लिए, कि भाई बंगाल, बिहार, उड़ीसा से जो दीवानी के अधिकार हैं, जो वहां से कर वसूली है, वो अंग्रेजों के द्वारा की जाएगी। दीवानी अधिकार कहां के ले लिए? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कि यहां से अब जो भी कर वसूल किया जाएगा वो अंग्रेजों के द्वारा किया जाएगा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तो इलाहाबाद संधि 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह के बीच में हुई, और जहां मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए सालाना पेंशन देने की बात की गई, बदले में बंगाल, बिहार, उड़ीसा से दीवानी के अधिकार प्राप्त कर लिए। कर्नाटक युद्ध, देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कर्नाटक की लड़ाइयां किन के बीच में हुई? तो कर्नाटक की लड़ाइयां हुई थी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में कर्नाटक की लड़ाइयां हुई। और कर्नाटक के कितने युद्ध हुए? तो भाई कर्नाटक के हुए 3 युद्ध, यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ वो 1740 से 1748 तक चला, प्रथम कर्नाटक युद्ध। और 1748 में पांडिचेरी की संधि के बाद, एक्सा लासेपेल की संधि के बाद, एक्सा सापेल की संधि के बाद यह युद्ध का अंत हुआ। तो एक्सा ला सापेल की संधि के बाद प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ। भाई दूसरा कर्नाटक युद्ध, तो दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ 1749 से लेकर 1755 तक, दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ। और भाई इस युद्ध का जो अंत हुआ वो हुआ पांडिचेरी की संधि के साथ। पांडिचेरी की संधि, इस संधि के बाद दूसरे कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ। और तीसरा कर्नाटक युद्ध, तीसरा कर्नाटक की लड़ाई 1760 से 1763 में चली, और इस लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से पराजित होना पड़ा। और पेरिस की संधि के बाद कर्नाटक की लड़ाइयों का अंत हो गया, और फ्रांसीसी भारत में सिर्फ व्यापार करने तक सीमित रह गए, और भारत पर पूर्णतः एकाधिकार किसका हुआ? ब्रिटिश का हुआ। और यह बात तय हो गई कि अब भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का शासन होगा, फ्रांसीसियों का नहीं, क्योंकि कर्नाटक की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से पराजित कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। पेरिस की संधि के बाद कर्नाटक युद्धों का अंत हुआ। लेकिन यहां पर क्वेश्चन पूछता है कि वांडीवास की लड़ाई, भाई वांडीवास का युद्ध, तो वांडीवास का जो युद्ध था वो कब हुआ? 22 जनवरी 1760 को, 22 जनवरी 1760 को।
और ये किसके बीच में था? फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में था। और इस युद्ध में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से पराजित होना पड़ा अंग्रेजी सेना से। तो अंग्रेजों से बुरी तरह से वांडीवास के युद्ध में पराजित होना पड़ा। तो ध्यान रखना, वांडीवास के युद्ध 22 जनवरी 1760 को फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच हुआ। और विजयी इस युद्ध में कौन रहे? तो भाई इस युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। भाई प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, तो कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए? तो भाई 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं। और आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच में थे? भाई मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच में। भाई प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच में था? तो भाई 1767 से 1769। और हैदर अली वो भारत का पहला शासक था जिसके द्वारा अंग्रेजों को प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया गया। तो अंग्रेजों को पराजित करने वाला भारत का पहला शासक कौन था? हैदर अली था, जिसके द्वारा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया गया। और मद्रास की संधि के बाद, मद्रास की संधि के बाद इस युद्ध का अंत हुआ, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का। तो मद्रास की संधि के बाद प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत हुआ। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, ये लड़ाई 1780 से 1784 तक हुई। और इस लड़ाई का अंत कब हुआ? मंगलोर की संधि के द्वारा। मंगलोर की संधि के द्वारा किसका अंत हुआ? दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत हुआ। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ? तो 1790 से 1792 तक तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। और इसमें पराजित कौन हुआ? टीपू सुल्तान। और कौन सी संधि हुई? श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद, श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत हुआ। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, जो अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध था, और जिस आंग्ल मैसूर युद्ध में लड़ते हुए हैदर अली की टीपू सुल्तान की मृत्यु होगी, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, ये कब हुआ? 1799 में। और इसमें लड़ते हुए श्रीरंगपट्टनम, जो उसकी राजधानी थी टीपू सुल्तान की, किसकी मृत्यु होगी? टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। वही मैसूर का शेर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है, क्योंकि टीपू सुल्तान ने कहा कि मैं 100 दिन मेमने की तरह अंग्रेजों के सामने जिंदगी जीने की अपेक्षा एक दिन शेर की तरह जीना पसंद करूंगा। मैं 100 दिन भेड़ की जिंदगी जीना पसंद नहीं करूंगा। मुझे स्वाभिमान से जीना, चाहे मुझे एक ही दिन क्यों ना जीना हो, लेकिन मैं स्वाभिमान के साथ जीना पसंद करूंगा। इस बात को कहते हुए कर्नाटक के चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में अपनी राजधानी के श्रीरंगपट्टनम के गेट पर लड़ते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। देखो, ये इतिहास के महत्वपूर्ण युद्ध थे जो मैंने आपको बताए इस क्लास के अंदर। देखो, आप जो भी एग्जाम देने जाओगे, यहाँ से आपको क्वेश्चन निश्चित देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप इस पूरी क्लास को देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।